हेलो अमिता बेन। हाँ माधवी बहन शुरू कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति सभी भाई बहनों को। पिछली बार की तरह इस बार भी फिर से लेट, फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा जब शुरू कर रहे थे तो लास्ट लेक्चर जो था उसके बारे में रिवाइज करने वाली थी, परंतु अब नहीं करूंगी, अगली बार करती हूँ। आज हम सेकंड लेसन हम देख रहे हैं ओपीएन 301, आपका ओवरकमिंग एंगर एंड स्ट्रेस। इस पर हम क्लास कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेसन में हमने थोड़ा सा उसको रिवाइज करते, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो फर्स्ट लेसन में हम लोग देखा था कि एंगर के रीजंस क्या हैं, किस कारण से लोगों को गुस्सा आ जाता है, क्या ट्रिगर्स रहते हैं उसके, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंस होता है, या फिर हमारे मेंटल जो हमारे मानसिक विचार हैं उन पर क्या फर्क पड़ता है। इन छोटी छोटी बातों को देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि क्रोध का, एंगर का रिलेशनशिप में क्या असर होता है, रिलेशनशिप्स पे कैसे उसका असर होता है, कैसे रिलेशंस खराब हो जाते हैं, और उसके वजह से कभी एंजाइटी तो कभी डिप्रेशन में जाने की संभावना ज्यादा होती है। साथ ही साथ हमने एंगर के बाल बच्चों को देखा, उनके पोते पोतियों को देखा, उनके पोतरे दोतरों को देखा, कौन कौन से हैं, 8 8 बताए थे, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन और उनके चिल्ड्रंस। तो ये फैमिली भी हमने लास्ट टाइम देखी थी। लेकिन आज जो हम लेक्चर देखेंगे, लेसन देखेंगे, उस लेसन में हमको देखना है कि क्रोध के लिए हम कौन कौन से प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव, माना सबसे पहली बात तो हम क्रोध को अवॉइड ही करें, उसमें उस चीज में जाना ही नहीं। क्रोध जितना कम कर सकते हैं, ना कर सके उतना बेहतर ही है। परिस्थिति वैसे होती है परंतु ना करे उतना अच्छा है। तो कितना प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे कितना दूर रह सकते हैं, ये देखना है। परंतु अगर किसी कारणवश क्रोध करना पड़ रहा है या क्रोधी हो जाते हैं, हमसे क्रोध हो जाता है, तो उसके जो हमारे शरीर पर परिणाम होते हैं, उन परिणामों के लिए हमको क्या क्यूरेटिव, क्यूरेटिव माना उसका किस तरह से हम उपचार कर सकते हैं, उन चीजों को भी हमको देखना है आज के लेसन में। साथ ही साथ हम तीसरी बात जो देखेंगे, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, या आपका ये पूरा ही बुक जो है ओवरकमिंग एंगर एंड स्ट्रेस, ये आपके पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्शन रखता है। इन द सेंस कि आप इसको समय समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने परिवारजनों के लिए, फ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेसन में बहुत ही बेहतरीन 2 3 टेक्निक्स बताई गई हैं जिनको हम साइकोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अभी भी हम देख रहे हैं, और ये समय जो अभी फिलहाल चल रहा है, ये समय ऐसा है कि इन टेक्निक्स को, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को हमको इस्तेमाल करना ही है, लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। क्योंकि लगातार नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच, नकारात्मक समाचार, परिस्थितियां हर जगह से आ रही है, और उसका परिणाम हमारे शरीर पे होता ही है। तो सिर्फ एंगर से रिलेटेड ऐसे नहीं, परंतु स्ट्रेस, तनाव जो निर्माण होता है, उसका कोई एज सच आपको कोई सिम्टम दिखाई नहीं देगा कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो करके। लेकिन वो स्ट्रेस धीरे धीरे अपने अंदर जब बढ़ता है और लिमिट क्रॉस करता है, तब हमको उसका कोई ना कोई फिजिकल साइन दिखाई देता है। तो ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स को भी हम आगे चलते हुए देखेंगे। तो आज के लेसन में जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो रहा है, उस इंट्रोडक्शन में ये बताया जा रहा है कि हमारा मन जो है, माइंड जो है, ये अपने जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, इस पर बहुत ज्यादा असर करता है। किस तरह से हमारी सोच, माइंड का मतलब मन, मन जैसे सोचता है उस हिसाब से हमारे बोल होते हैं, उस हिसाब से हमारे कर्म होते हैं। और हमारे जीवन में आने वाली जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं या फिर जो भी फेलियर स्टोरीज हैं, उनका बेसिक रीजन पीछे कौन है, तो हमारा मन है। क्यों? क्योंकि इस मन में ही बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल आइडियाज आते हैं, और इसी मन में ही बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। इसी मन में ही बहुत ज्यादा डर के, फियर के थॉट्स आते हैं, बहुत ज्यादा होपलेस, जैसे कि एकदम हताश, निराश हो गए, ऐसे संकल्प भी इस मन में ही संकल्प निर्माण होते
हैं। तो मन बड़ा महत्वपूर्ण खेल है, खेल खेलता है इस पूरे स्ट्रेस और एंगर के पूरे खेल में, कि मन के विचारों पर ही सब कुछ आधारित है। हमने देखा है लोग जब भी अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छी तरह से सेट करते हैं कि भाई अभी ये करना है, जैसे सुबह उठते हैं ये करना है, ये करना है, ये करने से जब सेट रहते हैं जीवन में, तो उस सेटिंग का परिणाम जो है वो ये देखा गया है कि इन लोगों को एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में कहीं ज्यादा स्ट्रेस का अनुभव नहीं होता है। परंतु हम लोग चलो कल देखेंगे, उठेंगे तो देखेंगे, आंख खुलेगी तो आगे का सोचेंगे, ऐसा जब हमारा हैप्पी को थोड़ा सा या कहो नेग्लेक्टिंग नेचर अगर हो जाता है, तो उसका परिणाम हमारे दिनचर्या पे, हमारे जीवन पे नेगेटिवली आ जाता है, क्योंकि हम सेट नहीं है। तो खुद के विचारों को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, और किसी चीज को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो मन को शांत रखना जरूरी है, बिकॉज पीसफुल माइंड होगा ना तो ही आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पीसफुल माइंड होगा तो ही आप किसी भी तरह की जो भी आपके सामने परिस्थिति आती है, जो आपको डिस्टर्ब करने वाली है, जो आपको गुस्सा दिलाने वाली है, उन चीजों को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे और आगे चल पाएंगे। तो सबसे बड़ी पावर जो है एंगर और स्ट्रेस को या हमारे जीवन को एक तरह से कहिए संचालित करने के लिए, वो है हमारी थॉट पावर। हमारी थॉट पावर को हमको बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। और सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं अभी ब्रह्मा कुमारीज में, तो परमात्मा भी हमको क्या कर रहे हैं, हमको वो थॉट्स देते हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स देते हैं, और उन थॉट्स के बार बार हमारे चिंतन पर, जिसको हम कहते हैं ना मनन चिंतन किया जाता है, उन चिंतन मनन के आधार पर ही हमारे अंदर परिवर्तन होता है। तो इस एंगर को कंट्रोल करने में, प्रिवेंट करने में, या उसको उसके होने वाले परिणामों से स्वयं को क्योर करने में हमारी थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा, इतना सारा कहने का भाव यही है कि थॉट प्रोसेस जो है या थॉट की पावर जो है, सोचने की हमारी जो क्षमता है, उसको सकारात्मक और बहुत ही प्रबल बनाना जरूरी होगा। तो ही हम इस एक तरह की महामारी का हो, क्रोध तो सभी को आ जाता है, कौन बचा है इससे, तो हर इस बड़ी महामारी से निकलने का बहुत बड़ा एक और आसान तरीका है, बहुत ही बढ़िया आसान तरीका है। और इसके लिए ये मन को शांत रखने के लिए और हमारे या फिर हमारे विचारों को और भी ज्यादा प्रबल बनाने के लिए क्या जरूरी है, वो है आपको अपने अंदर जाना, जिसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट होना, या इनर सेल्फ को जानना, या इनर सेल्फ के साथ थोड़ा सा संवाद, एक कॉन्वर्सेशन करना, ये बहुत जरूरी होता है। तो हमको हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, पहले हमको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है ना, खुद को पहचानना, खुद के थॉट्स रीड करना। जी, तो खुद के थॉट्स को रीड करने के लिए भी ऐसा है कि हम जब थॉट्स को रीड करते हैं, इफ यू एक्चुअली सी, तो हमको पहले तो पीसफुल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उस समय में आप इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं जब आप गुस्से में हो, तो उस समय में ये हो जाता है कि ऑलरेडी नेगेटिव, अजय मैं आऊंगी उस चीज पर, नेगेटिव बहुत सारी बिलीफ सिस्टम वहां पर तभी इम्प्रेस्ड होती है हमारे ऊपर, तो बहुत ज्यादा उसका प्रभाव शुरू होता है हमारे ऊपर, इसी वजह से गुस्सा आना शुरू होता है। और उस समय में अगर हमने इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू कर दिया, तो कई बार ये हो जाता है कि एग्जैक्टली उसी समय कि बहुत हम खुद के बारे में भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और दूसरे के बारे में और ज्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो उसको क्या है, उसको थोड़ा सा डिसोसिएशन करना जरूरी होता है। उस समय खुद को उस वातावरण से, उस व्यक्ति से, उन विचारों से डिसोसिएट करना जरूरी होता है, माना अलग करना जरूरी होता है। बहुत बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये चीज होती है, परंतु इसको करने के लिए अभी कुछ समय लगता है, क्योंकि हम लोग कई बार, मैंने जैसे पिछली बार भी कहा कि एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव फॉल्स बिलीव हमारे अंदर आ गई, तो हम उसके इतने डेप्थ में चले जाते हैं कि पूछो मत। लेकिन पॉजिटिव थॉट के डेप्थ में जाना बोलो, 2 सेकंड, और उसके बाद में वो पॉजिटिव थॉट के बाद में और क्या पॉजिटिव सोचूं, ये हमको समझ में नहीं आता है। तो इसको हमको ज्यादा बढ़ाना है। सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस एक्सप्लोरिंग योर इनर सेल्फ। खुद को एक्सप्लोर करना शुरू कर दो कि मेरे पास क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या डिवाइन वर्च्यूज हैं, क्या डिवाइन पावर्स हैं। तो डिविनिटी कितनी अंदर है, इसको आपको
ढूंढना पड़ेगा। अभी ये ढूंढना सिर्फ मेंटल लेवल पे नहीं रखना, जो मैं मेरे प्रैक्टिस में करती हूँ काउंसलिंग के दरमियान लोगों के साथ, वो है कि आई आस्क देम टू राइट डाउन। तो रोज का एक उनको वर्क होता है, एक जैसे कहते हैं होमवर्क देते हैं हम लोग, तो रोज हम उनको कहते हैं कि आप अपने कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 अच्छे गुणों को आज लिखेंगे और उन गुणों को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सिटिंग में हम उनसे उन चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि आपने खुद को क्यों कहा कि आप बहुत ही जैसे अभी कोई कहे कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ, बहुत मधुरता से बात करता हूँ, कोई लिखते हैं तो हम पूछते हैं भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका एग्जाम्पल बताइए। तो ये सब करने के पीछे रीजन हमारा कुछ और होता है। मैं ऑफ द ट्रैक नहीं जाती हूँ, वापस पीछे आ जाती हूँ कि हमको चीजों को लिखना पड़ेगा। रीजन इज यू विल हैव टू राइट डाउन, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो लिखने के समय, लिखने से पहले बिफोर यू कम इनटू एक्शन इट कम्स इनटू योर थॉट, तो डबल उसको पावर मिल जाती है। और थर्ड पावर उसको मिलती है वो विजुअल्स जो आप कैप्चर करते हैं व्हाइल यू आर राइटिंग। आप जब लिखते हैं ना तो लिखते समय वो आपकी आंखें जो कैच कर रही है विजुअल्स को, वो विजुअल्स आगे चल के बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो इसके लिए जिसको हम फ्लैशिंग ऑफ लोगोस कहते हैं, कि कई बार आपको अगर गुस्सा आता हो ना तो कोई अच्छे से दिव्य गुणों को आप अपनी आंखों के सामने फ्लैश कर लो कि मैं बहुत शांत स्वरूप हूँ, या फिर आई एम वेरी काम, या आई एम वेरी जैसे कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ, जो भी आपको ले लेना है वो। तो इसके लिए एक तो लिखना जरूरी है गुणों को। तो जब आप इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करने जाते हैं तब, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में अगर हम देखें तो आपके बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि भाई एक एंगर जो है एक आग की तरह है, और आग जो है ना वो किसी भी साइज की हो, भले छोटी हो बड़ी हो, अगर थोड़ा सा माचिस को भी आप जलाओ और हाथ जल जाए तो वो जो दर्द होता है वो उतना ही है जितना कि सोचो कि और कहीं थोड़ा ज्यादा जल गया तो दर्द तो उतना ही होना है या नुकसान तो उतना ही होना है। सो व्हाट दे मतलब जो कंपैरेटिवली उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो ये है कि जैसे हम कोशिश करते हैं कि अग्नि से बचे रहें, आग से बचे रहें, उसी तरह अगर आपको गुस्से को प्रिवेंट करना है, मेजर्स में है उन्होंने कहा कि अगर आपको मैनेज करना है किसी तरह से एंगर को, तो यू बेटर प्रिवेंट गेटिंग एंग्री। खुद को मतलब खुद गुस्सा होना, इस चीज से कोशिश करो कि कम से कम हम दूर रह सके, क्योंकि ले उसका रीजन ये है वो इस तरह की अग्नि है, जैसे अग्नि का एक गुणधर्म है कि जरा कहीं लग जाए ना तो तुरंत फैलती है। और यहाँ पर भी ऐसे ही होता है हमारे जीवन में, अगर हमको गुस्सा आया है या हमने गुस्सा किया है तो उसका परिणाम सबसे पहले तो हमारे पर्सनल लाइफ पे होता है, जैसे कि हमारे शरीर पे होता है, हमारे मन पे होता है, हमारे परिवार में होता है, हमारे घर में होता है, हमारे बिजनेस में या करियर में या हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में होता है। माना हर वो चीज जो आपको आइडेंटिटी देती है या हर वो चीज जो आपसे जुड़ी हुई है, वो हर चीज उस अग्नि के कारण जल जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है हमको कभी भी, कि कोशिश करें कि कुछ भी कितना भी सामने वाला, जिसको हम कहते हैं ना कि अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है, तो सहन शक्ति को अगर बढ़ाएंगे तो एंगर को हम प्रिवेंट कर सकेंगे, रोक सकेंगे स्वयं को गुस्सा होने के लिए। कई बार हम लोग यही कहते हैं कि भाई जो चीज जिस चीज से आपको गुस्सा आता है ना, उस चीज से आप दूरी रहा करो, जाओ ही नहीं। आपको मालूम है कि यहाँ जाने से, इस व्यक्ति से मिलने से या इस परिस्थिति में होने से आपको गुस्सा आने वाला है, तो कोशिश कीजिए कि आप वहां जाए ही नहीं। ये थोड़ा ट्रेडिशनली पहले से कहा गया है, लोग बताते थे पहले, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप आज के दिन में देखो तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार मतलब हर छोटी चीज, अब तो आप हर छोटी चीज ले लो। देखो कोरोना का काल चल रहा है, लॉकडाउन का काल चल रहा है, इस समय में हम देखते हैं लोग एक्सप्लॉइट करते हैं एक दूसरे को। तो ये भी हमको एक रीजन बनता है, मतलब कोई कारण नहीं है कि आप बाजार जाओ, कोई चीज खरीदी करनी है आपको, आप वहां जाओ और वहां से गुस्से होके आओ, लेकिन आजकल तो वो हो ही जाता है। अभी वहां जाना अवॉइड करोगे तो खाओगे क्या, ये होता है ना। तो वहां जाना अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, वहां जाना ही पड़ेगा अपने को। तो हमको ये देखना है कि हमको किस किस चीज पर गुस्सा आता है। सो प्रिवेंशन मेजर्स में हमको रूट कॉज को ढूंढना बहुत जरूरी है। You have to go after the root cause that sparks your anger.
जिस वजह से आपको तुरंत गुस्सा आता है, इस चीज को आपको देखना बहुत जरूरी है। उसको डिसॉल्व तुरंत हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बार बार बुद्धि में आते रहता है, लेकिन कोशिश करना कि उस समय हम कोई बातचीत न करें, कोई बातचीत न करे। तो रूट कॉज को सबसे पहले ढूंढना है, और अगर वहां पर पता है कि वहां जाने से अभी ये भैया 4 रुपए की चीज हमको 40 रुपए में बेचने वाला है, तो माइंड प्रिपेयर करके चलना। पता है कि हम गलत चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बट गुस्से होने से वहां पर हमारा खुद का ही नुकसान होता है, हमारा इमेज खराब तो होता है, और लेना तो हमको है ही है उस चीज को, हम वहां नहीं तो कहीं और जाकर ही सही, लेकिन 40 रुपए में ले तो लेते हैं। लेकिन उस पूरी प्रोसेस में हमारा पीस ऑफ माइंड जो खराब हो जाता है, एक्सप्लॉइट हो जाता है, या उस समय हमारे रिलेशंस वहां पर जो उस व्यक्ति के साथ होते हैं वो खराब हो जाते हैं, हमारी इमेज जो लोगों के सामने है वो खराब हो जाती है, उसको अवॉइड करना है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले कहते हैं कि गो आफ्टर द रूट कॉज दैट स्पार्क्स योर एंगर। आपको गुस्सा आने के लिए जो चीज है उसको पहले ढूंढो, उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसकी पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करो। माना अपनी बुद्धि में, उनके साथ नहीं, उनको नहीं बोलो ऐसे करते हो, कर्म जानो क्या होगा ये होगा, उनको ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं। हमको अपने अंदर जो गुस्सा आने का जो तरीका शुरू हो जाता है ना, ऐसे क्यों बोलता है, कितना ये लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, ये जो बातें हम शुरू कर देते हैं ना, उन चीजों को हमको, उस पैटर्न को थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा कि जाने दो ना यार, ये भी कहाँ से खाने वाला है, इसका इसका भी तो घर इस पर से चलता है। ऐसे थोड़ा सा जाने दो करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा। अदरवाइज ये सारी जो फोर्सेस है ना वो हमको कोई भी चीज हो जाए, मार्केट ही क्यों, चलो घर में ऐसा हो जाता है, अभी बच्चे आप लोग सब, हो सकता है कि अभी वर्क फ्रॉम होम होगा, घर में ही सब लोग होंगे, तो क्या हो जाता है, बच्चों के जो चीजें हमको कभी दिखाई नहीं देते हैं, उनके जो व्यवहार है, बिहेवियर्स है, वो उस समय दिखाई पड़ते हैं, तो हम उनको फिर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश में उस बच्चे पर गुस्सा निकाल देते हैं। तो गुस्सा तो हर चीज पे आएगा, अरे ये क्यों यहाँ रखा है, ये यहाँ नहीं रखना है, इसको उठा के वहां रखो। अभी वो तो सुनने से रहा, उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो जो सोच है उसको थोड़ा सा डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा आपको सॉफ्ट करना पड़ेगा। तो उस पैटर्न को जब आप सॉफ्ट करेंगे, तब आपको जाके इन चीजों को इजीली प्रिवेंट करना इजी हो जाएगा, एंगर को प्रिवेंट करना इजी हो जाएगा। अभी ये जो फोर्सेस हैं, जो ये जो पैटर्न होता है ना हमारा गुस्से होने का, वो पैटर्न को क्यों हमको गुस्सा आता है, क्या रीजन होता है पता है? उसका रीजन होता है हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी सोच रखते हैं ना हम लोग कि नहीं ये ऐसे का ऐसा ही होना चाहिए, ये चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, उससे कोई अपशकुन होता है, या फिर वो खाना ये पहले खाना चाहिए वो बाद में खाना चाहिए, या फिर इस व्यक्ति को इसी समय उठना चाहिए। तो कुछ फॉल्स बिलीफ सिस्टम्स हम जो अपने अंदर बना के रखते हैं ना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, वो एक्चुअल रीजन होते हैं हमारे गुस्से का, हमारे क्रोध का। तो उसको जानकर उसको चेंज अगर हम कर पाएंगे तो गुस्से होंगे ही नहीं, जिसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप सभी भाई बहने, आप सभी बीकेज हो या कोई नॉन बीके है? माधवी बहन मिक्स होते हैं। अच्छा, बीकेज है। ओके ओके, थैंक यू। तो हमको ओके, तो इसके लिए ना एक बात जो ब्रह्मा कुमारीज में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराई भी जाती है, और मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट इफ यू सी ना कि मोर देन 99%, मोर देन 99%, माना मैं बहुत 0.001% को एक शॉर्टेज देती हूँ, बट मोर देन 99% ऑफ पीपल बिलीव इन समथिंग कॉल्ड एज ड्रामा। बहुत अच्छी तरह से शेक्सपियर ने बोला था ना कि हम सभी यहाँ पर इस पृथ्वी पर एक अपना पार्ट प्ले करने आते हैं, तो हमको हमारा पार्ट प्ले करना है। अभी सिंपल रीजन मैं आपको बताती हूँ, देखो हम अगर कोई टीवी पर शो देख रहे हैं, तो हमारी टीवी शो एक शो में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ सोबर होते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे देवता होते हैं, माना उनके गुण देवताओं जैसे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे असुर है, माना असुर है, जब देखो तब कोई ना कोई प्लॉटिंग ऑफ कोई काम कांड करते रहते हैं। तो कभी
हम ऐसा उनको बोलते हैं कि ये ऐसे क्यों करता है, इसको निकाल दो, इसको नहीं चाहिए, आपका शो उतना एंटरटेनिंग होगा? यस फ्रेंड्स, आप रिप्लाई करेंगे मुझे, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली बात करूंगी। नो, नहीं नहीं बोल होगा। सकते। नहीं बोलते हम उनके पार्ट को भी उतना ही अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं ना। हाँ, तो हाँ जी। वही अभी उसी सिचुएशन को घर में ले लो कि मम्मा ने बोल दिया भाई आज तो बस रोटी बनेगी और कोई सब्जी बनेगी, कोई चावल वगैरह बनना नहीं है करके, तो उतना इजीली क्या हम ले सकते हैं उस चीज को? या फिर हमारे घर में चलो और कोई है ऐसे, आपकी छोटी बहन, छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई भी हो, कोई ऐसे रिलेटिव या कोई ऐसी व्यक्ति जिससे आपकी जरा भी नहीं जलती है, तो बार बार आप यही सोचते हैं कि ऐसे क्यों करता है, ये गलत है, ये बराबर नहीं है, देखो ये आगे जाके तो डूबेगा ही डूबेगा, हमको भी लेके डूबेगा, खुद भी डूबेगा, सब सत्यानाश करेगा, ऐसा क्यों है? उसके लिए कितने सारे संकल्प चलते हैं, विचार चलते हैं कि नहीं चलते? हाँ जी दीदी, पहले चलते थे, अभी नहीं चलते, जब अभी से नहीं बीके चलते। हाँ, तो लेकिन मैं, हाँ, ओवरऑल अगर आप देखो तो वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे सीरियल में कोई नेगेटिव रोल प्ले करता है, वैसे ये लोग भी अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। सही बात है? हाँ जी। हाँ, तो हमने एक अपने बुद्धि में पैटर्न बना के रखा हुआ है कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, और वो पैटर्न जब फॉलो दूसरा नहीं करता है तब हमको गुस्सा आता है। सही बात है? हाँ सही बात जी। है जी। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। और हाँ भाई दीदी, बहन, जी दीदी। तो हमको अगर गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमको गुस्से को अवॉइड करना है, तो हमको इस पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। और उसका सिंपल आंसर क्या है मैं बताती हूँ चेंज करने के लिए, क्योंकि ये सारे ना साइंटिफिक बातें हैं जो हमारी काउंसलिंग में आते हैं, लेकिन उसका बहुत अच्छा आंसर स्पिरिचुअलिटी में दिया हुआ है, और उसका आंसर ये है कि हम सब ड्रामा में अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। बस इस बात को बार बार जब आप दोहराएंगे ना, भाई वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है और मुझे अपना पार्ट प्ले करना है। उसने अगर कोई चीज मुझे आज बहुत ज्यादा पैसे से बेची है, तो हो सकता है मेरा उसको कुछ देना होगा, या फिर हो सकता है उसका फिर बाद में वो लौटा देगा किसी ना किसी तरीके से। इस बात की सोच को अगर निर्माण करेंगे, इस पैटर्न को अगर हम निर्माण करेंगे, तो गुस्सा होने की, क्रोध में आने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कम 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 होते 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 खत्म होगी। ये कभी नहीं सोचना कि एट अ स्ट्रेच गुस्सा पूरा खत्म हो जाता है, नहीं। आता है गुस्सा, मुख से व्यक्त करना बंद कर देते हैं बीकेस, लेकिन बुद्धि में बहुत ज्यादा चलता है कई बार। ऐसा भी होता है, मैंने ये भी देखा हुआ है। बीकेसी क्यों, मैं बाकी के भी लोगों को बताती हूँ, बहुत सारे आते हैं जो काउंसलिंग में कहते हैं नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं करते डॉक्टर साहब, कुछ नहीं बोलते, अभी तो मैंने मुंह मुंह बंद करके रखा हुआ है, कुछ बात करनी नहीं है, हम मौन में रहते हैं, साइलेंस, टोटल साइलेंस। भाई साइलेंस बाहर तो है, अंदर वाला साइलेंस वो जरूरी है। जब अंदर वाला थॉट प्रोसेस वाला साइलेंस क्रिएट होगा, तब जाके हम एंगर को, क्रोध को प्रिवेंट कर सकेंगे। तो उसके लिए बहुत अच्छा शब्द है ड्रामा। जो भी भाई बहने आज ज्वाइन हुए हैं और जो बीकेस नहीं है, आप सच में इस बात की जानकारी बीकेस के 7 डेज कोर्स से लेना, तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी एंगर को कंट्रोल करने में, या एंगर को प्रिवेंट करने में। रादर मैं तो कहती हूँ प्रिवेंट करने में ही सबसे अपने आपको हेल्प मिल जाएगी। तो यही बात जो है उसको सेकंड इसमें भी बताया कि कीज क्या है, व्हाट आर द कीज to prevent anger. The key to prevent anger is identify the false belief at the root of your emotions. आपके इमोशंस जो है ना, भावनाएं, हमारी भावनाओं को दुख मिलता है, दुखी हो जाते हैं हम लोग, भाई उसने ऐसे क्यों किया, मैंने इतना किया, बच्चे को इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया, उसको इतनी मदद की, लेकिन ये बंदा जो है ना ये ऐसा ही है, इसने ऐसे ही किया हुआ है। तो वो हमारी भावनाएं उसके साथ में जुड़ जाती हैं, और हम और गलत 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 बिलीफ अपने अंदर बना लेते हैं, और उस व्यक्ति को कोसना शुरू कर देते हैं, या फिर हम उस व्यक्ति के बारे में गलत सलत बोलना शुरू कर देते हैं, जिसको ही एंगर का है। याद अगर वो रिफ्लेक्टेड है, मना बोलते हैं तो एक्सप्रेस हो जाता है, नहीं बोलते हैं तो अंदर ही अंदर वो आपको और ज्यादा जलाना शुरू कर देता है। तो आपको ये जो बिलीव्स हैं, इन बिलीव्स को
ये देखना है कि बिलीव्स आर द एलिमेंटल स्ट्रक्चर इन द माइंड, माना हमारे मन में, हमारी मन बुद्धि में जो निर्माण हुई ये जो विचार हैं, इनका निर्माण कैसे करते हैं हम? इनका निर्माण हमारे इंटरप्रिटेशन पे होता है। जैसे बहुत साधारण उदाहरण जो हमेशा दिया जाता है वही मैं आपको सुनाती हूँ कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा, थोड़ा कम भरा हुआ है, तो कोई इंटरप्रेट कैसे करेगा कि भाई ग्लास भरा हुआ है पानी से? तो कोई इंटरप्रेट क्या करेगा, देखो आधा ही भर के रखा हुआ है, पूरा भी नहीं भर सकते ये लोग। तब गुस्सा किसको आ रहा है? जो उस ग्लास को आधा भरा हुआ देख रहा है, उसमें फॉल्ट निकालना शुरू कर देता है। इंटरप्रिटेशन जब उसकी फॉल्स बिलीफ पर शुरू होती है, तब भाई भरा तो है, चलो 3/4 हाफ तो भरा है। तो अच्छी चीजों को देखना जब बंद करते हैं और बार बार नेगेटिविटी को ही देखना शुरू कर देते हैं, उस समय में हमारे अंदर क्रोध का निर्माण होना शुरू हो जाता है। सो इंटरप्रिटेशन, चलो एक लड़का लड़की जा रही है, नॉर्मल हमारा, मैं आपको नॉर्मली आपके उदाहरण बताती हूँ। नॉर्मल हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है, लो चालू हो गया इनका, कोई तो अफेयर होगा ही, ये हमारी इंटरप्रिटेशन हो जाती है। लेकिन कभी सोचते हैं भाई बहन होगा? अनलेस एंड अनटिल यू नो द ट्रूथ, नहीं है तो फॉल्स बिलीफ सिस्टम है हमारे पास कि एक लड़का एक लड़की जा रही है तो पक्का इनके अभी कोई तो कोई रिलेशंस होंगे, कोई अफेयर होगा उनका। तो वो होने के बाद में, हाँ, वो संकल्प आया, आपने उस चीज को इंटरप्रेट किया, फिर दूसरा संकल्प आता है। आजकल के बच्चों को ना जरा भी मैनर्स नहीं है, कोई इनके माँ बाप ने संस्कार दिए हुए नहीं है। देखो बुजुर्गों के सामने चलते हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं कि नहीं, मालूम नहीं होंगे भी नहीं भी। फिर इतना सारा मना अभी वो नेगेटिविटी का इतना सारा सोच शुरू हो जाता है ना कि बस पूछो ही मत, पूछो ही मत। और वो अगर डिस्कस करने के लिए आपके साथ और कोई होगा ना, फिर तो पूरी कॉलोनी का आ जाएगा, कौन कौन के किसके किसके बच्चे किस किस के साथ चलते हैं, क्या लफड़े हुए हैं, ये सारे शब्द आ जाएंगे बड़ा फटाफट फटाफट फटाफट। सो एक स्मॉल मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन, वेदर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी है, वहीं से गुस्सा शुरू हो जाता है, वहीं से एंगर शुरू हो जाता है। तो उस इंटरप्रिटेशन को हमको करेक्ट करना आना चाहिए। जब हम इसको करेक्ट करेंगे तभी एंगर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो परसेप्शन ऑफ बीइंग मिसट्रीटेड और एब्यूज एंड फियर इज अनदर रीजन फॉर पर्सन्स एंगर। किसी को गुस्सा आने के लिए दो और चीजें कारणीभूत होती हैं। वो एक फियर, जब किसी को डर रहता है ना तभी भी वो गुस्से हो जाता है कि ये अभी मुझे पकड़ लेगा, ये अभी मेरा नुकसान करेगा, ये अभी मुझे कुछ ना कुछ बोलेगा। ऐसे जब वो फियर निर्माण होता है तो उस समय भी लोग गुस्सा हो जाते हैं। और दूसरी बात है, वो है परसेप्शन ऑफ बीइंग मिसट्रीटेड और एब्यूज्ड। माना लोग आपको हम परसीव करते हैं या हम उस चीज को ऐसे सोच लेते हैं कि अभी देखो ये लोग तो हमको इस तरह से ट्रीटमेंट देंगे कि बस पूछना नहीं, जैसे कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। ये हम खुद ही सोचना शुरू करते हैं, कोई करता कुछ नहीं है हमको, लेकिन ये हमारी सोच होती है। और यही सोच जो है हमारी, ये हमको बार 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 गुस्सा दिलाना शुरू कर देती है। तो टू मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ पर्सन्स एंगर इज परसेप्शन ऑफ बीइंग मिसट्रीटेड। हमको कोई गलत सी ट्रीटमेंट मिलेगी, लोग हमको बहुत बुरी तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे, हमको बहुत गलत सारी बातें कहेंगे, गलत गलत बातें कहेंगे हमारे बारे में। ऐसा जब हमारे बुद्धि में आना शुरू हो जाता है तब भी हम गुस्सा हो जाते हैं। और जब हमारे अंदर एक तरह का डर निर्माण होता है, इमोशनली एब्यूज होने का निर्माण होता है, तो हम गुस्सा हो जाते हैं। तो माइंड जो है ना, ये जनरेट करता है फियर को और इमोशनल एब्यूज को। और वो इमोशनल एब्यूज जो होता है वो सबसे बुरी बात है। और तब जब कोई गुस्सा हो जाता है ना, तब पूछो मत। जैसे अभी देखो बच्चे कई बार सिंपल, अभी जो लेटेस्ट मेरे पास एक केस है उसमें से मैं आपको बताती हूँ। ये लड़का कॉलेज में पढ़ता है, अभी टीवाई में गया है। तो उसके पेरेंट्स मेरे पास उसको लेकर आए थे। तो बच्चे का ऐसा है कि पढ़ाई में सब ठीक ठाक है, लेकिन उसका एक फ्रेंड है उसकी, उसको पूछने से वो तो मना कर रहा है कि कोई रिलेशन है करके, बट ये बात उसकी मम्मी को पसंद नहीं है।
कि वो उस लड़की से बात करता है, जो भी रीजन होगा वो अभी डिस्कस नहीं करना है इस फोरम पे मुझे। लेकिन बच्चे को ये इमोशनल ये हो गया, फियर निर्माण हो गया है उसके अंदर कि अभी मम्मी बार बार मुझे कुछ ना कुछ तो अब्यूज करेगी। कैसे? तो मम्मी उसको बार बार एक चीज बोलती है, ऐसे वो बोलता है अभी सब सारी चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है। तो वो बोलता है कि माँ मुझे बहुत सारी चीजें बोलती है उस लड़की के बारे में, तो इमोशनल एब्यूज होता है, माना बार बार आप उसके भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, जो माताओं में बहुत ज्यादा देखा गया है कि माताएं बहनें जो हैं वो इमोशनल अटैक ज्यादा करती हैं, तो वो इमोशनल एब्यूज बच्चे को बहुत ज्यादा करती हैं। उसको ये बोलती है कि आप उसके साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो, आपको मेरी पड़ी ही नहीं है, आप मेरे साथ बात ही नहीं करते हो, आपको मम्मी से भी प्यार ही नहीं है, ऐसे सारी चीजें बोलते हैं। तो वो इतनी में ना थोड़ा और एक्सटेंड तक जाता है वो एब्यूज में कि इतना क्या अट्रैक्टिव है, ऐसे सारी चीजें उस लड़के के साथ डिस्कस होती है। अभी हुआ ये है कि ये 2 बार 3 बार 4 बार उस बच्चे ने बार बार ये मम्मी से सुना हुआ है, तो उसके कारण अभी जब पहले सुना तो वो शांत था, लेकिन अभी वो हर छोटी मोटी चीज के लिए माँ को सीधे सीधे उल्टा जवाब दे देता है और इतना जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि माँ को मुंह बस खोलना ही नहीं है, माँ को बस मुंह खोलना ही नहीं है। तो उसके एंगर, उसका ये जो एजिटेशन है, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है उसको इमोशनली अब्यूज किया जाता है। और ये जो डर है ना कि इसके वजह से मेरी फ्रेंड भी चली जाएगी, मुझे कुछ भी सुख नहीं मिलेगा, ये फियर उसको एंगर, उसके एंगर को क्रिएट करता है। तो हमको इन सभी चीजों को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये चीजें हमारे साथ भी कई बार जीवन में होती रहती है। और एंगर को हमने हमेशा देखा है कि एक फाइट एंड फ्लाइट का ये रहता है, माना या तो भाग लेते हैं और गुस्सा करके चालू शुरू हो जाते हैं, या फिर वो भागना भी होता है, उनको फ्लाइट भी लेना है, मैंने भाग भी लेना है और भागना भी है। ऐसे जब उनको करना होता है ना तभी भी कई बार लोग गुस्सा कर देते हैं। तो इट इज अ नेचुरल फाइट और फ्लाइट, दोनों में से एक, या तो फाइट और फ्लाइट। सर्वाइवल रिस्पॉन्स, सर्वाइवल रिस्पॉन्स माना खुद को जीना है, लेकिन उस थ्रेट को या तो हम फाइट करेंगे तब भी गुस्से होंगे, या वहां से भागना है तभी भी हम माना उस चीज को फेस ही नहीं करना है। जैसे अभी बच्चे को मालूम है घर जाने के देर हो गई, घर जाने के बाद में अभी मम्मी पापा डांटेंगे, मम्मी पापा के शुरू होने से पहले ही ये शुरू कर देता है, भाई आज लेट हो गया, हाँ तो फिर क्या, आपके जैसे घर में बैठू, हमको कुछ काम धंधे नहीं है, हम बाहर नहीं जाए, हमको मिंगल नहीं करना है, हमको क्लासेस नहीं होते, वरना वो खुद ही शुरू कर देता है। अब माँ बाप की सुननी तो दूर ही रह गई, लेकिन वो खुद ही शुरू कर देता है। तो उसको उस सिचुएशन से भागना है, इसलिए भी एंगर को व्यक्त किया जाता है। तो होता ये है कि इसको हम बहुत ज्यादा लोग मना पहले ही सोच लेते हैं ना, जिस जो गुस्सा करता है वो पहले इस सिचुएशन में वो ये सोचता है, हाँ अभी मम्मी पापा फ्रेंड भाई टीचर ये लोग मुझे कुछ ना कुछ तो बोलने वाले हैं, उससे ऐसे होगा, वो इमेजिन करना शुरू करता है। कौन सी सिस्टम पे? फॉल्स बिलीफ सिस्टम पे इमेजिन करना शुरू करता है कि ऐसे होगा, एंटिसिपेशन, आगे की चीज को अपने आंखों के सामने लाएगा, और उस चीज से होने वाला क्या है, उस चीज से मुझे डांट मिलने वाली है, उस चीज से मुझे दुख मिलने वाला है। तो वो पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता है और उस एंटिसिपेशन के बहाने वो उधर वहां पे गुस्सा करना शुरू कर देता है उस सिचुएशन में। इसलिए कई बार एंगर को इर्रेशनल कहा जाता है, भाई क्यों गुस्सा हो रहे हो, क्या है, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, तुम क्यों शुरू हो गए, अभी तक हमने तो कुछ बात भी नहीं की, तुम्हारा तो पहले से ही शुरू हो गया, मैंने मुंह खोला नहीं कि तुम शुरू हो जाते हो। तो इरेशनल हम कहते हैं ना, ये भाई इनका गुस्सा तो कोई समझ में ही नहीं आया, क्यों ये भाई इतना जोर से बोल रहा है, क्यों ये बहन चिल्लम चिल्लाई कर रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है हमारे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही एंटिसिपेट कोई चीज को अपनी बुद्धि में धारण कर लिया होता है और उस कारण वो गुस्से हो जाते हैं। इसलिए बहुत बार एंगर जो है ना ये इरेशनल दिखाई देता है, इट अपीयर्स इरेशनल। तो हमको क्या करना चाहिए उसके लिए? एंगर प्रिवेंशन में हमने देखा है कि जितना हो सके उतना एंगर की सिचुएशन से ही दूर रहो आप। ऐसी कोई चीजों को एडॉप्ट करो, एडॉप्टिंग अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस प्रोजेक्शंस। ये जो चीजें हमको दिखाई देती ना उसका डिफरेंट, माना हम कहते हैं ना कभी भी जो सिक्का होता है, सिक्के की दूसरी बाजू को देखना शुरू कर दो। हम लोग कई बार सिर्फ वही देखते हैं जो दिखाया जाता है, कई बार कहने से मैं तो कहूंगी कि मैक्सिमम टाइम में, ऑलमोस्ट यू कैन से इट 90% ऑफ द टाइम हम वो देखते हैं जो दिखाया जाता है, जो उसके पीछे छुपा है उसको हम देखते नहीं। तो अडॉप्ट करो कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को
जो वहां वो शायद वैसे नहीं होगी, वो चीज वैसे शायद नहीं होगी। इस बात को सोचने की प्रैक्टिस शुरू करो, कुछ और भी हो सकता है तो उसको भी हमको देखना है। चेंजिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉल्स बिलीव्स रिक्वायर्स अ लिटिल मोर इंट्रोस्पेक्टिव वर्क। आपको थोड़ा सा अंदर सोचना पड़ेगा। अभी वो कैसे कर सकते हैं? तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा 1 to 10 गिनो, 10 to 1 गिनो, पीछे से गिनो, वो करो ये करो। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में एक बहन ने बोला जैसे कि इंट्रोस्पेक्टिव रहना पड़ेगा, बट उसी समय में नहीं होता है। इसलिए उस सिचुएशन से थोड़ा सा आप दूर आ जाओ। माना आप अपना मुंह भी फेर लोगे ना उस व्यक्ति से, या वो जो सारी चीजें जो दिखाई दे रही है, आप किसी रूम में है तो आप तुरंत दूसरे रूम में निकल जाइए। तो दूसरे रूम में जाने से उस सिचुएशन के वाइब्रेशन से दूर चले जाते हैं। वो सिचुएशन बार बार आपके सामने नहीं आ रही है, तब आपको ठंडा होना या इंट्रोस्पेक्ट, खुद के अंदर झांकना इजी हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ मैं, आपके बुक की बात नहीं बता रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बताती हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है। वो वाइब्रेशंस वहां के गुस्से करने वाले जो वाइब्रेशंस है ना, वो आपको सोचने नहीं देंगे, वो ठंडा होने नहीं देंगे। तो यू हैव टू जस्ट गो अवे फ्रॉम इट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने माइंड पर अटेंशन देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह की चीजें मेरे बुद्धि में चल रही है। इन्हीं चीजों को बार बार आपके किताब में बताया गया है। हमारे पास जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स के ट्रिगर्स क्या होते हैं, तो वो बताए हैं आपके बुक में। जिसको फर्स्ट उन्होंने बताया है, जो कॉमन नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, दैट ट्रिगर्स एंड फ्यूल्स एंगर, जिसके वजह से जो एंगर को निर्माण करते हैं। सबसे पहले ओवर जनरलाइजिंग, हम खुद को बहुत जनरलाइज करते हैं। जैसे कि यू ऑलवेज इंटरप्ट मी, उन्होंने उदाहरण दिए हैं। जैसे कोई है, वो बात करता है, अगर आप उस सिचुएशन के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है वो आदमी आपको या वो व्यक्ति आपको इंटरप्ट करेगा। कई बार ऐसे हो जाता है कि मेरी जो जरूरतें हैं वो आपको समझ में कभी नहीं आती। हम हमेशा यही ये कर देते हैं, स्टेटमेंट कर देते हैं, यू नेवर कंसिडर माई नीड्स, और एवरीवन डिसरिस्पेक्ट्स मी, और आई नेवर गेट द क्रेडिट आई डिजर्व। माना हम खुद को बहुत ज्यादा ऐसे लोअर डाउन, कहते हैं ना, एकदम जैसे कि मैं कुछ हूं ही नहीं, एकदम खाली कर देते हैं खुद को ही। तो ये जो चीज होती है, ये आपको बहुत नेगेटिविटी में लेकर जाती है। और ये नेगेटिविटी धीरे धीरे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब एक लेवल पर आती है ना, उस लेवल के बाद में गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो खुद को बहुत ही एकदम जैसे कि क्या करे, कोई बोलता ही नहीं है, कोई मैं कुछ बोलने जाऊँ तो कोई मानता ही नहीं है, मेरी कोई कीमत ही नहीं है घर में। जब देखो तब मुझे तू चुप बैठ, तुझे कुछ समझता नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। और मुझे, मैं कुछ भी करती हूँ तो कोई मुझे अच्छा बोलता ही नहीं। ऐसे 1 बार बोलेंगे और एक लेवल के बाद में वो अपना गुस्सा जो है वो व्यक्त करना शुरू करते हैं। तो ओवर जनरलाइजिंग, स्वयं को बहुत ज्यादा जनरलाइज कर देते हैं। दूसरा होता है, दूसरा ट्रिगर जो है वो है ऑब्सेसिंग। माना क्या है? ऑब्सेसिंग ऑन शुड्स एंड मस्ट, माना ये होना ही चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि रिजिड है ना। बहुत, ये तो बहुत सख्त इंसान है यार, जब भी बोलो कुछ सुनता ही नहीं है। इतना भी क्या हर चीज को पकड़ के रखना है, जिद्दी जिसको हम कहते हैं। नहीं, ये होना ही चाहिए, ये चीज होनी ही चाहिए, मेरी जो व्यू है ना, मेरा जो विजन है, मैं जो बोल रही हूँ वो वैसे ही है, इसके अलावा, इस तरीके के अलावा ये होना ही नहीं चाहिए। ये जो ऑब्सेसिव नेचर होता है ना, वो है हमारे गुस्से का कारण, जिसमें हम 2 शब्द हमेशा इस्तेमाल करते हैं। शुड माना ये ऐसे ही होना चाहिए, मस्ट होना ही चाहिए, है ना। बार बार उस चीज को हम ज्यादा एम्फोसाइज, ज्यादा महत्व देते हैं। तीसरी बात जो बताई है कि माइंड रीडिंग एंड जंपिंग टू कंक्लूजन्स, मतलब क्या? एज्यूमिंग यू नो, हम बहुत ज्यादा माइंड रीडिंग करते हैं। मेरे को पता है उसके बोलने का क्या मतलब है ना, सब पता चलता है। यहाँ पर हम लोग कोर्सेस करते हैं जेस्चर्स को, हैंड राइटिंग्स को समझने के लिए, लोगों के बैठने की, बॉडी लैंग्वेज को समझने के कोर्सेस करते हैं, तो भी समझ में जल्दी नहीं आता है। लोग तो ऐसे ही अंदाज से ही माइंड रीडिंग करते हैं। मुझे पता है उसको क्या कहना था, उसका इंटेंशन क्या था ना, वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। वो एक्चुअली मुझे अपमानित कर रही थी, लेकिन बोल कुछ और रही थी, लेकिन मेरा अपमान कर रही थी, मुझे बोल रही थी। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है। जो बताया गया कि what someone else is thinking or feeling, that he or she intentionally upsets you,
इग्नोर्स यू और डिसरिस्पेक्ट्स यू, ऐसे मतलब हर बात पे हम कंक्लूजन पे ही जंप करते हैं। हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब, उस मतलब तो होता ही नहीं कुछ उसमें, लेकिन हम मतलब पर जंप करते हैं। तो ये भी एक चीज है जिसके वजह से गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में कलेक्टिंग स्ट्रॉज। कलेक्टिंग स्ट्रॉज आपने देखा है कौवों को, वो लोग हमेशा कुछ न, अभी तो सीजन है, अभी उनके नेस्टिंग टाइम हो गया, तो अभी वो देखो जाके कौवे क्या करते हैं, यहाँ से वहां से वहां से वहां से एक एक चीज को लेकर आते हैं। स्ट्रॉज कहो या काटी कहो, वैसे ही अपना भी है। लुकिंग एट थिंग्स टू गेट अपसेट अबाउट, माना क्या, हम लोग देखो कोई चीज होती तो नहीं है, लेकिन हम खुद को ही इरिटेट करने वाली चीजों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। माना सब सिचुएशन बहुत हैप्पी गो है, घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, कुछ कोई कोई बोल नहीं रहा है, कोई सिचुएशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम कुछ ना ढूंढना शुरू करते हैं कहाँ पर हमको गुस्सा कर सकते हैं। जैसे कि आज समझो, सिंपल रीजन में आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आज बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन खाने में आपके पसंद की सब्जी नहीं बनी है। बस आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, इट इज नॉट अ रीजन टू गेट एंग्री, बट हाँ मेरे मेरे मुझे जो चाहिए वो थोड़ी ना बनाओगी आप तो अपने बच्चे, बेटा जो है लाडला, लाडली बेटी जो है, आपके हस्बैंड के ही जो पसंद की चीजें हैं वही चालू करोगे, वही बनाओगे आप। मुझे थोड़ी, आप, मेरा कोई इंपॉर्टेंस है कि आपके लाइफ में? बस शुरू हो जाता है, कोई कोई रीजन नहीं है, बस ढूंढते रहना है कहाँ पर हमको पॉइंट मिलता है और कहाँ पर हम झगड़ा शुरू कर देते हैं, कहाँ पर हम गुस्सा होना शुरू कर देते हैं। तो उसको कहते हैं कलेक्टिंग स्ट्रॉज। यहाँ वहां से चीजों को ढूंढते रहो और गुस्सा होना शुरू कर दो। दूसरा और बहुत जरूरी, और बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी, वो है ब्लेमिंग, जिसको हम ब्लेम गेम कहते हैं। और ये जन हेलो हेलो आ, वैशाली पाटिल, आपने हाथ रेस किया है? हा मॅडम केलंय. हा बोला ना, काय झालं? नाही आता हे झालं, जॉईन केलं. अच्छा अच्छा, ठीक आहे ठीक आहे, मला वाटलं काही प्रश्न. पण या हा बहिणी करून दिलं मला, मयूर ओके बहिणी. ओके, हरकत नाही, अनम्यूट म्यूट करा तुम्ही स्वतःला, मी मग चालू ठेवते. ओके, तो ब्लेम गेम, ये ब्लेम गेम बहुत जरूरी है, इसलिए बिकॉज देखो हम ऐसे भी कहते हैं कि लोगों को बहुत गंदी आदत होती है दूसरों को, दूसरे की तरफ उंगली दिखाने की, लेकिन अपने तरफ 3 उंगलियां होती है। और ये जो चीज है, ये बहुत बार गुस्से को कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, मैनेज करने में बहुत बार एक बहुत बड़ी अड़चन होती है, क्योंकि हम एक्सेप्ट कोई भी चीज को नहीं करते। हर चीज में दूसरों को ही गलत मानना, ये हमारी एक आदत सी बन चुकी है। तो दैट इज द वर्स्ट थिंग, वर्स्ट थिंग जिंदगी में अगर कुछ वर्स्ट है तो वो है दूसरे पर इल्जाम लगाना। हमको ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, या अगर मेरे रिलेशनशिप खराब हो गए हैं, या अगर मुझे कहीं सक्सेस मिल नहीं रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मेरा भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मेरी भी कोई तो शेयर होगा। जरूरी नहीं हर बार की वही सामने वाला ही आपको ये कर रहा है। तो दूसरों को ब्लेम करना ये भी बहुत बड़ी ट्रिगर बनती है गुस्सा होने की। हम लोग गुस्सा करते रहते हैं, दूसरों को ब्लेम करते 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 हम लोग ही खुद उनके ऊपर गुस्सा होते हैं। तो इन चीजों के साथ डील कैसे करना है? इन चीजों को डील करने के लिए हमको सबसे पहले जरूरी जो है वो ये रखना है कि रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि हमको ये देखना है कि अभी उस व्यक्ति को, जैसे अगर आपको किसी बुजुर्ग ने कुछ कहा या कोई छोटे ने कुछ कहा, तो उस समय उसको तुरंत जवाब देना जरूरी है क्या? वो मेरे बुजुर्ग हैं, वो छोटा है, बुजुर्ग है तो जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के बोलते होंगे, या उनको शायद मेरी परिस्थिति पता नहीं है इसलिए बोलते होंगे, ये सोचना जरूरी है। छोटा है तो उसको ये इसके लिए ये सोचना चाहिए कि भाई इसको अभी तक इस चीज की उसका महत्व नहीं, तो उस समय उस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। उस समय हमको रिलेशनशिप
को जरूरी इंपॉर्टेंस देना है, प्रायोरिटाइज करना है उसको। ये प्रायोरिटी हमारी रिलेशनशिप की होनी चाहिए। हमारा फोकस, दूसरी बात, हमारा फोकस जो है वो हमारे प्रेजेंट पे होना चाहिए। कई बार क्या होता है पता है, झगड़ा चालू हो जाता है एक कारण से और वो चला कहीं और पास्ट में चला जाता है। मुझे मालूम है सालों से यही कर रहे हो, उस टाइम ना वो पता है आपको, उस टाइम आपने ऐसे किया हुआ था। बहनों में ये बात बहुत बार देखने में आ जाती है। मुझे वो अभी तो झगड़ा होता होगा शायद साड़ी पे, लेकिन झगड़ा फिर निकलेगा किसी और चीज पे। तो ये पीछे का जो मैटर्स होते हैं ना, थ्रोइंग पास जो होता है ना, उसको सामने लाएंगे और ब्लेम करेंगे। तुम हो ही ऐसे, सालों से मैं देख रही हूँ, तुम तो जैसे जन्म से ही तुम्हारे अंदर गुस्सा है। ऐसे करके हम ये करते हैं। तो फोकस जो है ना, जब गुस्सा करना है या बात करनी है या कोई चिड़चिड़ी बात हो भी, तो फोकस उसी बात पर रखो। भाई चलो ये आपने जो किया मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बस इसको खत्म कर दो, पिछली बात आगे मत लाओ। जो अभी है उस प्रॉब्लम को फिलहाल सॉल्व करो, पिछला पिछला चला गया, वो वापस आगे आने वाला नहीं। तीसरी बात जो इसमें हम बताते हैं वो है चूज योर बैटल्स। मतलब क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी ड्रेनिंग। जब हम झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो बहुत ज्यादा हमारी मन की शक्ति, मन जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां ड्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? बिकॉज हम लोग इसमें बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा शक्तियों को इस्तेमाल भी करते हैं। और दूसरी ये बात कि इसमें हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव पावर एन आ जाती है। आती है पावर, लेकिन नेगेटिव आती है, और नेगेटिव पावर आने की वजह से हम पूरी तरह से एकदम एकदम ही जैसे खाली हो जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं अपने पास। तो अगर हमको ये देखना है कि झगड़ा करके, इस चीज को आगे बढ़ा के, सारा सिचुएशन खराब करके हमको खुद को भी डिस्टर्ब होना है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करना है, तो चूज करना है। बैटल करना जरूरी है, झगड़ा करना जरूरी है, युद्ध करना जरूरी है, इस बात में सोचना पड़ेगा। पिकअप, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है कि पिकअप योर बैटल्स रादर देन फाइटिंग ओवर लिटिल थिंग्स। जरूरी है क्या अभी ये सच में मुझे अपसेट कर रहा है क्या? क्या मैं इसको भुला सकती हूँ क्या? तो उसका अगला जो सोल्यूशन है वो यही है कि बी विलिंग टू फॉरगिव। चलो इसने गलती तो कर दी, मैं अभी इसको छोड़ सकती हूँ। क्यों छोड़ सकती हूँ? क्योंकि लिए मेरे अंदर उसको क्षमा करने की अभी क्षमता है, ताकत है। चलो माफ कर देते यार, छोटा है माफ कर देते, बड़े हैं समझ में नहीं आता है माफ कर देते। वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, मैं अपना पार्ट प्ले करूंगी। उस समय कोई निर्णय पर आने से अच्छा है कि हम उस चीज को वहां पर या तो छोड़ दें या फिर उनको माफ करके वहां से निकल जाए। तो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज में किसी को माफ करने करेंगे नहीं, तो वो चीज आपके साथ जिंदगी ना, उस जिंदगी में तो रहती है, लेकिन वो आगे की भी बहुत सारी जिंदगियों में वो सारी चीजें आपके साथ में ही रह जाती हैं। तो बी विलिंग टू फॉरगिव, ये उसके आगे का सोल्यूशन है। फिर उसके बाद में लास्ट सोल्यूशन जो दिया गया है वो ये है कि नो व्हेन टू लेट समथिंग गो। है ना, देखो ये तीनों चीजें, वेदर ये बैटल चूज करना जरूरी, मना करना भी जरूरी है क्या मुझे झगड़ा, या इस बात पर बात करना जरूरी है क्या, गुस्सा करना जरूरी है क्या, उसको क्षमा करना, ये भी बात उसी के साथ जुड़ती है। और अभी है ना, कोई भी चीज वे आपको पता चलना चाहिए, ठीक है, आप उसके साथ में कोई संवाद है आपका चालू हुआ है, थोड़ा सा गर्म हो रहा है, आपको पता चल रहा है वो सुन नहीं रहा है, वो जिद कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस समय मैं वहां से निकलूं, डिसएंगेज खुद को किस समय करूं। ये अपने को समझ में आना जरूरी है। और उसके लिए जो शब्द पहले मैंने इस्तेमाल किया कि पीस ऑफ माइंड और अ पीसफुल माइंड इज नेसेसरी टू नो व्हेन टू गेट डिसएंगेज्ड। वहां से निकल जाना है, भाई ठीक है चलो तुम्हारा जो व्यू है वही सही है, मैं निकलता हूँ। मराठी में कहते हैं ना, बर बाबा तू तानाजी किंवा तू शिवाजी, है ना, तू मान ले, चल तू जो बोल रहा है वही सही, हमको उसमें से कुछ ये नहीं है। तेरी बात तुझे समझ में आ जाएगी, अगर सही है तो सही समझ में आएगी, गलत है तो गलत बाद में समझ में आ जाएगी। तो उस समय हमको वहां से डिसएंगेज होना है, माना वहां से निकलना है, उस बातों को वही स्टॉप करना है और अपनी अपनी बातों में निकल जाना है। तो इस तरह से हम उसको डील कर सकते हैं। उसके बाद में क्यूरेटिव मेजर्स ऑफ एंगर बताए हैं। अभी एंगर के क्यूरेटिव मेजर्स का मतलब क्या है कि एंगर का हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा, हेलो हेलो, यस मैम। किसी को कुछ पूछना है? शीतल,
जी नहीं शीतल। दीदी, अभी आप 2.4 ले रहे हैं। जी 2.4 क्यूरेटिव मेजर्स ऑफ एंगर। हाँ जी दी, थैंक्स। तो क्यूरेटिव मेजर्स ऑफ एंगर में आपको देखना है, देखो जब व्यक्ति कोई गुस्सा होता है तो उसको उसके शरीर में कुछ अलग अलग तरीके से परिवर्तन होता है। जैसे उन्होंने यहाँ पर दिया है, पे अटेंशन टू द वेज एंगर फील्स इन योर बॉडी। आपके शरीर कैसा उस एंगर को फील करता है वो देखो। नॉट्स इन योर स्टमक, कहते हैं ना पेट में जैसे मोरोड आ गई है हमारी, इतना गुस्सा आ रहा था ना, ऐसे मेरे को पूछो मत ऐसे। फिर हाथों को क्लेंचिंग ऑफ योर हैंड्स एंड जॉज, माना ऐसे दांत पे दांत जैसे रख के एकदम गुस्से हाथ को, हाथ की जैसे कहते हैं ना एकदम टाइट पकड़ के रखना। फीलिंग काम, माना एकदम ऐसे कामी कामी, मतलब एकदम ठंडा ठंडा। या फिर फ्लश्ड, माना एकदम ही गर्म, हाथ पे ऐसे दिमाग गर्म, पूरा बॉडी में जैसे गर्मी आ जाती है, या तो फिर एकदम ही ठंडा हो जाता है। ब्रीदिंग फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट ब्रीदिंग हो जाता है, गुस्सा आता है ना तो उतना प्रेशर से आपके हार्ट पे ब्लड सर्कुलेशन भी रहता है, और अब यू ब्रीथ फास्ट बिकॉज यू आर यूजिंग मोर एनर्जी देन व्हाट यू रिक्वायर। आपको नॉर्मल कोई कार्य करने में जितनी एनर्जी या जितनी सांस जरूरी होती है, ऑक्सीजन जरूर होती है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी होती है जब आपको गुस्सा करना है। तो ब्रीदिंग फास्ट, हेडेक, उसके बाद में सर दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर पेसिंग और नीडिंग टू वॉक अराउंड, माना जब गुस्सा आता है तो कई लोग देखो ऐसे गुस्से में इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे चलना चालू करते थे गुस्से में। पेसिंग और नीडिंग टू वॉक अराउंड, यहाँ वहां एकदम गुस्से में चलेंगे, वो ये भी चीज हो जाती है। सीइंग रेड, सीइंग रेड माना वो खुद ही इतना गुस्सा दिखाई देता है, लाल लाल दिखाई देते हैं, उनके आंखों में जैसे वो पूरा खून उतर आया हो, ऐसे हो जाता है। फिर हैविंग ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग, माना किसी और चीज पर वो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे, उनको गुस्सा इतना होता है कि वही चीज में वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। पाउंडिंग हार्ट इज बहुत ज्यादा फास्ट हार्ट बीट का होना। और टेंसिंग इन योर शोल्डर्स, आप देखो गुस्सा होता है ना तो ये शोल्डर्स है ना एकदम टाइट हो जाते हैं आपके। उसका रीजन है क्योंकि ले सप्लाई टू द ब्रेन फास्टर हो जाता है, सारे मसल्स एकदम टाइट खींच जाते हैं, तो ये सारा आपके शरीर पर असर होता है। अभी इसको, इसका क्यूरेटिव मेजर, माना गुस्सा करने पे शरीर पे जो परिणाम हो रहे हैं उसके लिए हम क्या इलाज करें। किसी का तो माइक ओपन है, चालू है, प्लीज बंद कर दीजिए। सरिता, सरिता बहन, सॉरी थैंक सॉरी यू। दीदी। नहीं इट्स ओके, थैंक यू, हो जाता है कई बार, थैंक यू। तो हम देख रहे थे कि ये जो साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं हमारे अंदर। क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये इंक्रीज होता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाते हैं, हेडेक हो जाता है, लोग सो नहीं पाते हैं, लोगों को कई बार इसका एक्सटेंड इतना होता है कि हार्ट अटैक तक आ जाता है। तो इन सारी चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका क्योर क्या होता है, तो उसका क्योर ये है, टेक अ टाइम आउट, काउंट टू 10 बिफोर रिएक्टिंग, दिस विल डिफ्यूज द टेम्पर। टेक अ टाइम आउट, काउंट टू 10, 10 तक गिनिए। लेकिन फिर मैं ऐड करूंगी मेरा पर्सनल ओपिनियन कि आप उस सिचुएशन से, उस जगह से थोड़ा सा हट जाइए। अगर कुछ हट नहीं पा रहे तो बस अपना मुंह फेर लीजिए, पीछे सीधा एकदम टर्न हो जाइए, और फिर आंखें बंद करके आप काउंट कीजिए 10 तक। उसी से आपका टेम्पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगा। और उसमें बहुत अच्छा काम करता है जब आप खुद को ऑटो सजेशंस देते हैं शांति के, जिसको हम पीस के ऑटो सजेशंस बोलते हैं, बीइंग अ पीसफुल सोल, या मैं बहुत पीसफुल हूँ, ऐसे ऑटो सजेशंस दोगे 10 गिनने तक, तब उन 10 टाइम्स में खुद को पीसफुल सोल हूँ या मैं पीसफुल हूँ ये कहने से ऑटोमेटिकली गुस्सा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट इज टेक अ ब्रेक फ्रॉम द पर्सन यू आर एंग्री विथ, उस व्यक्ति से ही दूर हो जाइए प्लीज। जो मैंने अभी कहा कि आप वहां से दूर हो जाए, ब्रेक कीजिए, माना रिलेशंस ब्रेक नहीं करना है, उस समय के लिए वहां से आपको बाहर आना है। वंस यू आर काम, एक्सप्रेस द एंगर। देखिए बात को नोट कीजिए, ये सारे स्टेप्स अपने लिए लीजिए, एग्जाम के लिए नहीं, अपने लिए लिख के रखना कहीं तो भी। वंस यू आर काम, एक्सप्रेस द एंगर। It is always healthy to express your anger. Listen, again I'm saying it is always healthy to express your anger in an non कन्फ्रंटेशनल वे, माना झगड़े के बिना आप अपने एंगर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आवाज बड़ा न करना। देखिए भाई साहब, देखिए बहन जी, ऐसा है कि ये जो चीज आप बोल रहे हो या ये जो आप चीज कर रहे हो ये शायद अच्छी नहीं है, मुझे लगता है ये अच्छी नहीं, आप ना करो तो अच्छा रहेगा।
इससे आपका भी फायदा होगा और सभी का फायदा हो जाएगा। ये तरीका होना चाहिए। लेकिन हम शुरू हो जाते हैं, तुमको कुछ अक्ल है क्या, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, ऐसा क्यों करते हो, तुमने सत्यानाश कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, ये हमारा तरीका होता है। सो एक्सप्रेस कीजिए अपने एंगर को, बट इन अ नॉन कॉन्फ्रंटेशनल वे, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं, ऐसे झगड़े के टोन में नहीं होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड एन आउटलेट फॉर इमोशंस, जैसे कि मैंने कहा कि आप वहां से निकल जाओ, थोड़ा सा आप चलने के लिए बाहर एकांत में बैठ जाओ किसी कमरे में, या चलने के लिए बाहर निकल जाओ, या फिर आप कोई म्यूजिक सुन लो तो भी चलेगा। थिंक केयरफुली बिफोर यू से एनीथिंग, अदरवाइज इन एंगर यू आर लाइकली टू से समथिंग दैट यू वुड रिग्रेट। ये बात को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। मतलब क्या है कि कई बार गुस्से में कोई ऐसी चीज मैंने नहीं बोलना चाहिए, फिर हमको वो इतनी पावर भी, ताकत भी नहीं होती अंदर की जाके भी हम उनको बोले कि सॉरी सॉरी गलत, ये भी हम नहीं बोल पाते। सो ऑलवेज थिंक बिफोर यू से एनीथिंग, गुस्से में कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए, इसलिए गुस्से में सबसे बेस्ट थिंग है वहां से निकल जाए। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन टू द सिचुएशन। उस सिचुएशन दीदी। का क्या, हेलो, हाँ जी दी। हाँ बोलिए। दी जैसे अभी आप कह रहे हैं, इंसान मुड़ के मतलब खुद काउंटिंग करे 10 और उसको वहां से चला जाए। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, इंसान वहां से चला जाता है मगर जो सामने वाला होता है वो और भड़क जाता है। भाई हाँ देखो, तो ये इंसल्ट करके चली गई, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दिया। ऐसे हम्म भी होता है, कई कई बार मैंने देखा हुआ है। तो हम्म फिर इंसान क्या करेगा? हाँ, अभी इसमें आप खुद ही देखो, आंसर दे रहे हैं। ऐसा है कि आप निकल गए, वो व्यक्ति गुस्से में है, ठीक है, कम से कम यहाँ पर आपने अपने को तो बचा लिया। हम्म। हाँ आपने जी। अपने को तो वो भले बोले, कुछ भी बोले, जिस दिन उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो वापस कम से कम, देखो दोनों का गुस्सा करना क्या हो जाता है, रिलेशनशिप को वापस जोड़ने में पूरे दोनों दरवाजे बंद कर देता है। जब आप निकल हम्म। जाओगे, आपका उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, आपका भी ठंडा हो जाएगा, फिर से जब मिलोगे तो एक तो दरवाजा खुला है रिलेशनशिप को यस। कंटिन्यू करने में या उसकी गलती समझाने में। दोनों भी साथ हम्म। साथ झगड़ा करने लगोगे तो उस व्यक्ति की अगर हम्म। जेन्युइनली कोई गलती है तो वो समझाने का मौका ही नहीं मिले ना फिर। भले वो हाँ कुछ भी जी। बोलने दो, वो बोल रहा है, आपने तो नहीं सुना ना, आपने तो हम्म। नहीं सुना, बस आप निकल जाओ, आप तो ठंडे हो जाओगे। हाँ। और वो जरूरी होता है कि आपका खुद को रिस्टोर करना जरूरी होता है, इसलिए वहां से निकलना सबसे बेस्ट बेस्ट होता है। कोई इंसल्ट नहीं होता है, वो व्यक्ति बाद में बराबर समझ जाता है क्या हुआ। क्योंकि 2-3 जगह ऐसे हमने देखा है, तो मैंने आपको ये बताया। नहीं, थैंक्स दी। सही बात है, ये आप बोल रहे प्रैक्टिकल बात है। लेकिन हाँ। इसके लिए वो फिर भी अच्छा है कि आप वहां से निकल जाओ कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल इस बारे में बात करेंगे। और भी वो गुस्से हो रहा है तो फिर वहां से निकल ही जाओ, आप रुको ही नहीं, उससे कम से कम आपका दिमाग ठंडा होगा। वो और कोई चीज आपको बोले और वो आपको हर्ट हो, उससे तो अच्छा है कि आप निकल ही जाओ, नहीं तो फिर रिलेशनशिप को कोई फिर मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं। कर पाता। आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस टू द सिचुएशन इंस्टेड ऑफ कॉर्लिंग, झगड़ा करने से ट्राई टू रिजोल्व द प्रॉब्लम। उसका हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। देखो कोई कभी प्रॉब्लम लेके आता है ना, ये ऐसे ऐसे है, और सॉल्यूशन उसके पास होता है, इसीलिए वो प्रॉब्लम लेके आता है। माना उसकी कोई इच्छा होती है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। सो ऑलवेज थिंक ऑफ समथिंग दैट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, हमारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सके, ऐसी चीजों को हमको ढूंढना है। अवॉइड क्रिटिसाइजिंग एंड ब्लेमिंग अदर्स, फिर ब्लेमिंग पे हम आ गए कि हमको दूसरे को गुस्से में कई बार हम दूसरों को बहुत कुछ बोल देते हैं। इनका खानदान ही ऐसा है, इनके माँ बाप ने इनको ऐसे ही सिखाया है, इसकी माँ भी ऐसे थी, इसके बाप भी ऐसे थे, ऐसा वैसा क्या 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 क्या, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। जब हम शांत हो जाते हैं फिर हमारे ध्यान में आता है, भाई हमने जो बोला वो जिस लेवल पर उतरी थी उसी लेवल पे हम भी तो उतरे, क्या फर्क रहा दोनों में। जब हम एनालिसिस रात को खुद का करते हैं उस समय हमको जो गिल्ट होगी ना, वो उसको तब खुद को माफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो अवॉइड क्रिटिसाइजिंग एंड ब्लेमिंग अदर्स, ये बहुत जरूरी है मैनेजमेंट ऑफ एंगर में। दूसरी बात, डोंट होल्ड ग्रजेस, ट्राई टू फॉरगिव पीपल यू आर एंग्री विथ।
उनको माफ, माना गुस्सा आता है, आपको लगता है उसने गलत किया है, आपको गुस्सा आया 5-10 मिनट बाद में, माफ कर दो, चलो जाने दो, तुम समझने से दूर रहे। हमको आपके जो भी आपने गुस्से में मुझे बोला या आप जो आपने जो भी गलत किया उसके लिए मैं वो पकड़ के नहीं चल रही हूँ, छोड़ दिया। नेक्स्ट फाइल अपनी ओपन करनी है, उसी फाइल को बार बार ओपन नहीं करना है, क्योंकि लिए आप फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक वो व्यक्ति बार बार कोई ना कोई और बहाना लेके आपके सामने आते रहेगा। ठीक है। और लास्ट जो बात बताते हैं वो ये है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट की, हो सके तो जब भी टेंशन की परिस्थिति हो घर में तो थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ा हंसी मजाक करके चीजों को थोड़ा सा सेटल डाउन किया करो, और अपनी बात को भी ह्यूमर के हिसाब से ही बात, ह्यूमर मतलब क्या कि हंसी मजाक में बताया गया है कोई बात, आपको कोई शिक्षा देनी है बच्चों को या कोई और को घर में या बाहर, तो हंसी मजाक में उस चीज को दे दो, लेकिन उसका इंसल्ट नहीं होना चाहिए, ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। माना सरकास्टिक अपनी कोई भी, जैसे कहते हैं ना, टॉन्टिंग के हिसाब से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बात समझाइए, लेकिन हंसी मजाक, अरे ये ऐसा करते थे ना तो और भी अच्छा हो जाता था, आपने इस रूट से जाना अच्छा नहीं था, वो रूट और भी अच्छा होता था। मतलब बोलने का टोन सोबर होना चाहिए, उसमें हंसी मजाक आ जानी चाहिए और सॉफ्टनेस होना चाहिए। तो ट्राई टू डिफ्यूज द टेंशन बाय यूजिंग ह्यूमर। और लास्ट है प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स इस लेसन में 3 बताए हैं। ये लेसन वैसे बहुत बड़ा है। अमिता बहन आप हैं? अमिता बहन? अमिता बहन नहीं है शायद। ओहो, अच्छा फ्रेंड्स बताइए क्या करना है, लेसन तो आधा ही हुआ पड़ा है। दीदी सेशन कल कंटिन्यू करें नेक्स्ट टाइम? लेकिन टाइम टेबल बना है, हमको अमिता बहन से परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अगर ज्वाइन हो सकते हैं तो लेकिन आई डोंट नो, अभी वो वहां से ऊपर से परमिशन लेके ही करेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज इट्स 9:30 एंड 45 मिनट्स के ऊपर ह्यूमन ब्रेन कुछ समझता नहीं है, इतना तो मुझे पक्का पता है। सो व्हाट इज टू बी डन? अमिता बहन आप है नहीं यहाँ पे, दिख तो नहीं रहे मुझे। कोई है जो कोई नहीं है? शशिकांत ओम शांति माधुरी। हाँ अमिता बहन। हाँ अच्छा बाकी का अपना ये हेलो, माइक म्यूट करेंगे प्लीज अमिता हाँ। बहन। कुछ और हमको वेज मिल सकते हैं लेसन को कंप्लीट करने के? आज नहीं, क्योंकि इट्स हाई टाइम, बहुत ज्यादा नहीं बात कर सकते, इन लोगों को भी बहुत टेंशन होती है। क्या आपके शेड्यूल टाइम के अलावा हो सकता है, अगर भाई बहनें तैयार हो तो? अमिता बहन? अमिता बहन चले गए? दीदी 10-15 मिनट्स और 9:45 तक आप ले सकते हैं, पूछ लीजिए। हेलो। वैसे तो जून तक वो अपना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम आ सकती है, लेकिन 1-2 लेक्चर्स बाद में एडजस्ट कर सकते हैं सेशंस। हाँ नहीं, वैसी बात नहीं है। क्या हुआ, देर से मुझे मेरी हाँ हाँ अंडरस्टैंडिंग में मैं वहां पर जूम पे थी तो हाँ मेरा हाफ एन हाँ। आवर वहां चला गया। सो चलिए। लेसन तो इनकम्प्लीट ही है, वैसे कंप्लीट भी नहीं हुआ है लेसन। तो अगर ये सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इफ दे आर रेडी सम अदर टाइम, आपके शेड्यूल टाइम को छोड़ के, तो क्या हम हाँ मीट कर सकते हैं गूगल पे? कर सकते कर सकते। जी दीदी। मैंने तो आप अभी अमिता बहन को बता दीजिए कौन से टाइम पे कल अगर आप सब मिल सकते हैं, जो शेड्यूल टाइम कल मैंने कल तो ऊपर नहीं से होगा, कल तो अपना लेक्चर है ना ऑलरेडी। फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं होगा, वो ऑलरेडी है। जी बराबर है अमिता बहन, मैं ये बोल रही थी कि अगर किसी दोपहर का टाइम या सुबह का टाइम अगर कोई फ्री है, अगर कर सकते हैं, आई एम जस्ट आस्किंग, ऑप्शन पूछ रही हूँ, हो सकता है तो। दिन में ले सकते हैं दीदी। दोपहर को ले सकते हैं दीदी। हाँ नहीं जी, वो दिन आप में आप सबको ले सकते बता देना तो फिर होगा, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज फिर अमिता बहन ही बताएंगे कब, इसलिए बोला वो शेड्यूल टाइमिंग जो है वो छोड़ के उसमें कोई नहीं चेंजेस करेंगे हम। तो टाइम बताओ फिर कौन सा है। मेरी तरफ से कुछ नहीं, भाई बहन ने बताए।
ये दिन में ले सकते हैं। सभी को 2 o'clock ठीक है? हाँ। आफ्टरनून चलेगा चलेगा, दीदी। फिर 2 o'clock को कर देते हैं। दीदी किसी लंच को टाइम ऑब्जेक्शन है तो हैंड रेस कीजिए, तो फिर अमिता बहन को पता चले। दीदी 1 बजे से ले सकते हैं, फिर लंच टाइम होता है ना, या 12:30 से 1 घंटा 1:30 तक आप लोग लंच मेरे को टाइम। टाइम नहीं, बता 12:30 को नहीं होगा क्योंकि प्रिपरेटरी का सेशन है उस टाइम। ओके जी। अच्छा। या फिर 4 to 5, 3 to 4। आई हैव नो इश्यूज, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बताइए आप कब फ्री हो? 6 to 7 चलेगा दी। 6 to 7 नहीं, 6 to 7 फिर शाम का योग का टाइम जाता है ना, 6:30 वाला, वो हाफ एन आवर जाता है। I think 2 to 3 is fine. Yes, 2 o'clock is fine. प्लीज किसी को अगर दत्तात्रेय सावंत आप हाथ रेस कर रहे हैं, बताइए आपको कोई दिक्कत है? दत्तात्रेय भाई। अच्छा, अमिता बहन क्या करें? सभी रेडी है, 2 बजे तो चलेगा, 2 बजे फिर। ठीक है, ठीक है। लिंक यही रहेगी, हाँ, लिंक यही रहेगी। हाँ हाँ, इसी लिंक पे। तो कल 2 बजे मिले फिर सभी भाई बहनों से वापस। हाँ दी। ओके हाँ। ओके, ठीक है। अमिता बहन फिर कल 2 बजे लेते हैं, ये लेक्चर कंप्लीट कर देती हूँ मैं। दीदी एक क्वेश्चन था मेरे को। जी जी। हाँ, वो आपने जब रीजंस ऑफ एंगर बताया था ना कि देयर आर 2 रीजंस, फॉल्स बिलीफ सिस्टम